कहते हैं पूरी धरा साथ दे तो कुछ और बात है, और अगर तुम साथ दो तो कुछ और बात है। यूँ तो चलने को एक पाँव पर भी चल लेते हैं लोग, लेकिन दोनों पाँव साथ दें तो कुछ और बात है। तो आई एम हियर विद यू विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ 12th क्लास फिजिक्स। यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट हम समझेंगे अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जब चार्ज को किसी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो इट मे बी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, अकॉर्डिंग टू विच टर्म्स आर गिवन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इन सारे टर्म्स को समझते हैं और रिलेटेड न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला निकालते हैं। क्या इसका फॉर्मूला होता है? तो पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी कब इस्तेमाल की जाती है? जब किसी चार्ज को हम किसी लाइन के ऊपर देते हैं, स्ट्रेट लाइन पे जब कभी चार्ज इस तरह से किसी स्ट्रेट लाइन को चार्ज दिया जाता है, प्लस क्यू चार्ज हमने इसको दिया, और इस लाइन की लेंथ मान लो कैपिटल एल है या एल है, इसको जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है, चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गए? जब किसी लाइन के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या चार्ज दिया जाता है तो उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर क्यू चार्ज हमें दिया है एल लेंथ के ऊपर, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या 1 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। क्लियर? और रिलेटेड जब इस तरह से चार्ज इसको देंगे तो करस्पॉन्डिंग टर्म कहलाती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। दैट मीन्स लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। क्लियर? लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, चार्ज ओवर लेंथ। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी हमारी? यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज कूलम पर मीटर। क्या यूनिट बनेगी? कूलम पर मीटर। क्यू इज द यूनिट ऑफ कूलम, इज द यूनिट ऑफ चार्ज, और मीटर इज द लेंथ ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ। क्लियर? अब दूसरा हमारे पास आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऐसा भी हो सकता है जब हम चार्ज किसी बॉडी को दे रहे हैं तो पूरा एक सरफेस हो हमारे पास, तो जब चार्ज देंगे तो पूरी सरफेस पे चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऐसे टर्म को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज किसी सरफेस पे दिया जाता है दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? और रिलेटेड टर्म्स कहलाती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे हम यहाँ पर बनाते हैं, ये मान लो कोई सरफेस है जिसको हमने चार्ज क्यू दिया है, चार्ज क्यू हम इसके ऊपर देते हैं, पूरे सरफेस में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इस सरफेस का मान लो एरिया है ए, इस सरफेस का एरिया है कैपिटल ए, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी इज एक्सप्लेन्ड एज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। दैट इज चार्ज अपॉन एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द टर्म द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन 2 डायमेंशनल that is given by q upon a। तो अकॉर्डिंग टू विच यूनिट क्या होगी हमारे पास? सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट होगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या यूनिट होगी? कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो चार्ज हम जब लेंथ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, जब सरफेस को देंगे जिसका एरिया ए है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और यही चार्ज अगर हम किसी स्फीयर या 3 डायमेंशनल बॉडी को दे दें विच हैव लेंथ, विड्थ एंड हाइट, तो क्यू चार्ज यहां पर हमने दिया इस पूरे स्फीयर को जिसका वॉल्यूम है v। अगर हम क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको किसी 3 डायमेंशनल बॉडी को, जैसे हमने यहाँ स्फीयर को दिया है, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाएगा? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और रिलेटेड टर्म्स क्या करस्पॉन्डिंग टर्म आएगी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या टर्म आएगी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं किससे? रो से। रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो क्यू अपॉन वी। क्यू क्या है? चार्ज, एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो यूनिट क्या होगी हमारे पास? कूलम पर मीटर क्यूब। इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम पर मीटर क्यूब। एक बार जब दोबारा से देखते हैं,
लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू लैम्डा दैट इज Q अपॉन L, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दैट इज Q अपॉन A एरिया, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दैट इज Q अपॉन V, V मींस वॉल्यूम। क्लियर? अब ये कैसे इस्तेमाल होता है क्वेश्चंस के अंदर, या कहां पर ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसको हम समझते हैं। जैसे आपने Q चार्ज दिया, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हमने एक रिंग को, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हमने एक रिंग को, पहला लिखते हैं रिंग को, और यही Q चार्ज हमने दिया एक स्फेरिकल शेल को, स्फेरिकल शेल को, और यही Q चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया एक स्फीयर को, और तीनों की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। तीनों की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। रिंग की रेडियस आर है, शेल की रेडियस आर है, और स्फीयर की रेडियस भी आर है। क्लियर? तो हम Q चार्ज अगर किसी रिंग को देते हैं जिसकी रेडियस आर है, या किसी स्फेरिकल शेल को देते हैं जिसकी रेडियस आर है, या स्फीयर को देते हैं जिसकी रेडियस आर है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी हमने पढ़ा है किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो हम समझते हैं। तो चार्ज हमारे पास कितना है, Q, चार्ज इक्वल टू Q, और रेडियस कितनी है हमारी रिंग की, R। तो रिंग के ऊपर जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कौन सी डेंसिटी आएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कौन सी आएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि रिंग के लेंथ के ऊपर वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू विच हमारे पास आएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, Q अपॉन L। तो इन केस ऑफ रिंग, इन केस ऑफ रिंग लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 2 पाई r। क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई r। क्लियर? और यही चार्ज हम सेल को देते हैं, ये हमारा ये हो गया, यही चार्ज हम सेल को देते हैं। तो पहले डिफरेंस समझते हैं, सेल है क्या चीज। सेल एक क्या है, एक तरह से खोखला गोला जो अंदर से खाली होता है, बाहर से एक सरफेस होगी, जैसे प्लास्टिक की बॉल समझ सकते हैं जो अंदर से खाली है, तो उस तरह की सेल को उसे बोलते हैं स्फेरिकल सेल। जब उसे चार्ज दिया जाएगा तो उसकी पूरी सरफेस पे आ जाएगा वो चार्ज। ठीक है? तो हमारे पास क्या आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसकी वैल्यू क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं। क्या होगी इसकी वैल्यू, सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज कितना है हमारे पास, Q, और एरिया हमारे पास होगा 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर? तो यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। अब यही चार्ज हमने दिया है स्फीयर को, स्फीयर मतलब ठोस सॉलिड बॉल, जिसकी रेडियस कितनी है, r। तो अब देखते हैं हम थर्ड केस C में, सरफेस की जगह हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, रो। रो इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन, क्या था हमारे पास, Q अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम स्फीयर का जिसकी रेडियस यहाँ पे गिवन है हमको r, तो कितना होगा 4 अपॉन 3 पाई r क्यूब, 4 अपॉन 3 पाई r क्यूब। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि जब Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है सेम रेडियस के ऊपर और अलग अलग टाइप की बॉडीज में, जैसे रिंग में, शेल में, स्फीयर में, तो किस तरह से वैल्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की चेंज होती है। रिंग के केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा Q अपॉन 2 पाई r, स्फेरिकल शेल के लिए होगा Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, और स्फीयर के लिए होगा Q अपॉन 4 अपॉन 3 पाई r क्यूब। तो इस तरह की टर्म्स हमें न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, तो वहां पर कुछ कंफ्यूजन ना हो। तो ये तीनों चीजें हम अच्छे से समझ लेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस पे हुआ है, अकॉर्डिंग टू विच हम लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डू सम न्यूमेरिकल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर बोर्ड एग्जाम 2021 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, दैट इज द कूलम्ब्स लॉ। ठीक है? चार्ज अगर सेम होंगे तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सन का होगा। चार्ज अपोजिट होंगे तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन का होगा।
उसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल हमारे पास ये आ सकता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हियर इन क्वेश्चन गिवन 4 charges q, small q, minus q are placed at the 4 corners of the square a b c d। स्क्वायर के चारों कोनों पे 4 चार्जेस रखे हुए हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू और माइनस क्यू, और एक सेंटर ओ पे चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू। हमें करना क्या है, हमें फोर्स फाइंड आउट करना है इस चार्ज पे, ड्यू टू दिस अरेंजमेंट कितना फोर्स लगेगा। क्लियर? तो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट्स को कि अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस में कि चार्ज कई बार लोग बिना सोचे समझे लिख देते हैं, जीरो आ जाएगा आंसर। तो जीरो आएगा या कितना आएगा ये हम देखते हैं, क्यों आएगा। अगर आएगा तो इसके लिए, इसके बारे में समझने के लिए पहले डायरेक्शन को समझना बहुत जरूरी है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर? तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कूलम्ब्स लॉ हमको पता है, अभी तुम्हें बताया था फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर साइड हमको जो दे रखी है, स्क्वायर की साइड a है, तो हमारे पास जो दे रखा है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, और सब के सब कितने हैं, ए के बराबर। सेंटर से डिस्टेंस ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी कितनी होगी, देखते हैं। देखो यहाँ पे ए है, ये साइड भी हमारी ए होगी। क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग BD कितना हो जाएगा, BD इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब रूट 2a। देयरफॉर OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD कितने हो जाएंगे, रूट 2a अपॉन 2, दैट इज a बाई रूट 2। क्लियर? तो यहाँ सारी डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई, a बाई रूट 2। 4 चार्जेस, दिस वन दिस एंड दिस, सारे के सारे सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, a बाई रूट 2। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, फोर्स हम निकालेंगे कैपिटल Q पे ड्यू टू चार्ज एट A, दोनों के बीच की डिस्टेंस a बाई रूट 2 हो गई। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ FA जो होगा कितना होगा, 1/4πε0 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस OA का स्क्वायर। अब OA कितना है, a बाई रूट 2, तो a बाई रूट 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 1/4πε0 रूट 2 का स्क्वायर 2 अपॉन a स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव, तो डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स OC, अलोंग OC। क्लियर? इसी तरह से स्मॉल चार्ज एट C है माइनस Q, इसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा। अब देखो यहाँ पर कैपिटल Q पे C की वजह से जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, माइनस की तरफ। डायरेक्शन के समझना, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, ये लाइन समझ में आ जाएगी। अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव हमेशा ऐसे चलेगा, तो इन दोनों पॉजिटिव है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव, और जो इन दोनों के लिए इसकी वजह से लग रहा है तो टुवर्ड्स नेगेटिव। तो यहाँ पर ये चार्ज माइनस Q जो C पॉइंट पे है, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स ड्यू टू कैपिटल C मतलब माइनस Q, दैट इज आल्सो 1/4πε0 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a बाई रूट 2 स्क्वायर। सेम फोर्स आ जाएगा 1/4πε0 2q कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर, जिसका डायरेक्शन भी क्या होगा, अलोंग OC। क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास OC डायरेक्शन में दो फोर्स हो गए, FA एंड FC। नाउ फोर्स ड्यू टू चार्ज एट B, चार्ज एट B कितना होगा, सेम 1/4πε0 Q कैपिटल Q a बाई रूट 2 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू भी यही आएगी 1/4πε0 2q कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा इसका, अभी बताया था, कैपिटल Q पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स जो लगेगा अवे फ्रॉम पॉजिटिव, दैट मींस टुवर्ड्स OD, तो अलोंग OD।
क्लियर। अगला चार्ज कैसा है, डी पे माइनस का, तो जैसे पहले बताया था इसका डायरेक्शन भी इधर आएगा, तो एफ डी कितना हो जाएगा हमारे पास, सेम यही वैल्यू और यही डायरेक्शन। तो इस तरह से हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण लगने वाले फोर्स को देखा। ओ से सी की अलॉन्ग जो फोर्स लग रहा है एफ ए और एफ सी, डी की तरफ फोर्स लग रहा है एफ बी और एफ डी, और दोनों फोर्स यहाँ पे एफ ए एफ सी एफ बी एफ डी न्यूमेरिकल वैल्यू सबकी बराबर है। ठीक है, तो एक तरह से मान लेते हैं यहाँ पर टोटल फोर्स जो लग रहा है अलॉन्ग ओसी दैट इज F1, दैट इज F1। ओके, तो एफ ए और एफ सी अलॉन्ग ओसी, एफ बी और एफ डी अलॉन्ग ओडी, और न्यूमेरिकल वैल्यू हमने एफ ए और एफ सी दोनों की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 2 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। और इसी तरह एफ बी और एफ डी की वैल्यू हमारे पास आई थी न्यूमेरिकल वैल्यू, एफ बी और एफ डी की न्यूमेरिकल वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, डायरेक्शन इनका एक तरफ है और इनका एक तरफ है। तो जो फोर्स लग रहा है उसी के अलावा उसे ले लेते हैं F1, क्या ले लेते हैं F1। तो F1 हमारा क्या है, एफ ए प्लस एफ सी, एफ ए प्लस एफ सी दैट इज द फोर्स F1। क्या वैल्यू होगी जब दोनों फोर्स एक जैसे हैं, तो क्या वैल्यू आएगी 1/4πε0, 2 की जगह हो जाएगा 4 कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग ओ सी। क्लियर। सिमिलरली F2 दूसरा फोर्स लेते हैं हम अलोंग ओडी दैट इज इक्वल टू एफ बी प्लस एफ डी, एफ बी प्लस एफ डी दैट इज ऑल्सो 1/4πε0 4 क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग ओ डी। तो इस तरह से हमारे पास अब दो फोर्स लग रहे हैं F1 और F2, और उनका रिजल्ट हमको निकालना है। तो दोनों के बीच में स्क्वायर है, कितना एंगल होगा 90 डिग्री। और रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर दो वेक्टर दो डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, उनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे थे, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90। अगर 90 डिग्री एंगल है और थीटा है तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास जब एंगल 90 है तो cos 90 0 हो जाएगा, और रिजल्टेंट फोर्स कैसे आएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, जो मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक तरह से 2F1 स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 2F1 स्क्वायर, या फिर अंडर रूट 2F1। क्यों लिखा हमने, क्योंकि F1 और F2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इसलिए यहाँ पर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का सब कितना आएगा 2F1 स्क्वायर, F1 स्क्वायर का रूट हट जाएगा और 2 में रूट लग जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा आया ये। अब जब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री था तो डायरेक्शन क्या होगा, ठीक बीचों बीच, इसके अलाउंग मान लो ये पॉइंट N है, तो अलाउंग दिस ये रिजल्टेंट फोर्स हमारा लगेगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ हमारा, F इक्वल टू 1/4πε0 रूट 2 4 रूट 2 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंस हमारी क्या थी, जो ऊपर आ रखा है R A। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स हुआ F इक्वल टू 1/4πε0 4 रूट 2 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगा इसका, अलोंग ON। ON कौन सा डायरेक्शन है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ COD, एंगल बाइसेक्टर ऑफ COD। क्लियर। तो इस तरह से फटाफट दोबारा समझते हैं। 4 चार्जेस A B C D पे रखे हुए हैं, स्मॉल क्यू माइनस क्यू। तो यहाँ से O पॉइंट पे लगने वाला फोर्स FA, C पॉइंट पे के कारण लगने वाला फोर्स FC, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, क्योंकि पॉजिटिव की वजह से लग रहा है तो इस तरफ होगा, माइनस की वजह से लग रहा है तो माइनस की तरफ होगा। इसका दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन एक ही तरफ होगा। सिमिलरली प्लस क्यू की वजह से इस पर लगने वाला फोर्स इधर होगा, और माइनस की वजह से लगने वाला फोर्स अराउंड माइनस होगा। तो यहाँ पर FB और FD दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए,
इनको हमने एज्यूम कर लिया F1 दैट इज Fa प्लस FC, F1 इक्वल टू Fa प्लस FC, जिसकी वैल्यू हमने निकाली 1/4πε0, डबल होने के कारण 4 हो गया, 4q कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर, डायरेक्शन उसी के अलॉन्ग है। ऐसे हमने निकाला F2 1/4πε0 4q कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर, इसका डायरेक्शन क्या है, अलॉन्ग OD है। अब दो फोर्सेस F1 F2 लग रहे हैं जिनके बीच का एंगल कितना है 90, तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो F1 F2 के बराबर है, तो यहाँ पर हम इसको 2F1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और 2F1 स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा, √2F1। क्लियर, तो √2F1, तो √2 और F1 की वैल्यू ही हमारे पास है, F1 F2 सेम ही है, तो √2 टाइम्स हो जाएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा √2, resultant force would be F equal to 1/4πε0 4√2 small q capital Q upon a square, और डायरेक्शन क्या होगा, along the angle bisector of COD, that is along ON. That is the numerical concept on Coulomb's law. Okay students, we see another numerical on Coulomb's law. सेम ABCD स्क्वायर है, साइड A है, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस बार दे रखा है, -2 माइक्रोकूलम यहाँ पर है, एक पॉइंट पे -5 माइक्रोकूलम यहाँ पर है, 2 माइक्रोकूलम यहाँ पर है, और -5 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ पर है। इस तरह से A B C D 4 कॉर्नर्स पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम। रिजल्टिंग फोर्स निकालना है एट O on charge 1 microcoulomb that is placed at the center. Clear? That is the figure. Now we have to find out the force on charge 1 microcoulomb that is placed on the center. See here, what we do here? Here also AB equal to BC equal to CD equal to DE equal to A. Also according to same question, distance from the center OA equal to OB equal to OC equal to OD, R equal to A by √2. Clear? As a earlier question. सेम चीज है, अब किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है उसको समझते हैं। पहले एक ही वजह से निकालते हैं फोर्स। 2 माइक्रोकूलम है, पॉजिटिव चार्ज है, 1 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है, तो ड्यू टू फोर्स ड्यू टू चार्ज एट ए वुड बी F. डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग OC। बात समझ में आई? पॉजिटिव चार्ज से इस पे निकाल रहे हैं तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव, तो किधर जाएगा, अलोंग OC, तो F इधर आ जाएगा हमारे पास। पहले डायरेक्शन बना लेते हैं फिर वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। और B की वजह से माइनस चार्ज है तो टुवर्ड्स B की तरफ फोर्स बनेगा FB। अब C की वजह से पॉजिटिव चार्ज है, 1 माइक्रोकूलम पे निकालना है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव, चार्ज कितना आएगा, +Q है और प्लस ये है, तो FC, और ये वाला चार्ज माइनस का है, तो इस माइनस चार्ज की वजह से प्लस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दैट इज अलोंग नेगेटिव चार्ज अलोंग OD। इतनी बात समझ में आ गई? डायरेक्शन हमने सारे बना लिए। फोर्स ड्यू टू चार्ज एट A इज अलोंग OC, ड्यू टू B अलोंग OB, ड्यू टू C अलोंग OA और ड्यू टू D अलोंग OD। माइनस और प्लस की बात समझ में आ गई? अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। क्लियर? अब देखते हैं कि मैग्नीट्यूड, ध्यान से अगर आप देखते हैं तो पहले हम FA जो हमारे पास लग रहा है, FA दो चार्जेस के बीच में, 2 और 1 के बीच में, और FC दैट इज आल्सो फ्रॉम बिटवीन द चार्ज 1 and 2 माइक्रोकूलम। तो FA और FC की वैल्यू क्या आएगी हमारी, इक्वल आएगी। कितनी आएगी, 1/4πε0, 2 माइक्रोकूलम है, चलो अभी, और 1 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस उनके बीच में कितनी है, A by √2, A by √2 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। एक लग रहा है अलोंग OC, एक लग रहा है अलोंग OA, और दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज लग रहे हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, ऑब्वियसली 0। आल्सो FB और FD दोनों की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। क्यों होगी, FB -5 और 1 माइक्रोकूलम के बीच में लग रहा है, और ये भी -5 और 1 माइक्रोकूलम के बीच में लग रहा है, चार्जेस की वैल्यू सेम है,
डिस्टेंस इनके बीच में सेम है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस CM सेंटर से दोनों के लिए a/√2 का स्क्वायर। क्लियर? तो डायरेक्शन हमने देखा पहले, FA और FC अपोजिट है और FA FC का मैग्नीट्यूड सेम है, उसी तरह से FB और FD एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। तो क्या होगा FA FC को कैंसिल कर देगा, FB FD को कैंसिल कर देगा, तो नेट रिजल्टेंट हमारे पास कितना आएगा, नेट फोर्स इक्वल टू क्या आएगा 0। क्लियर? तो नेट फोर्स हमारे पास क्या आएगा 0। तो इस तरह से सेम क्वेश्चन लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बदलेगा, तो किस तरह से आंसर यहाँ पर चेंज होता है इस चीज को हमें समझना होगा। क्लियर? तो इस तरह से हम कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रहे, बोर्ड के एग्जाम में कभी भी आपको कूलम्ब्स लॉ लिखने को नहीं आएगा कि व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ, एक्सप्लेन कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे, कॉन्सेप्ट आएंगे, उनको आपको तैयार करना है। अपना एक एम बना के चलो कि किस तरह और कितने मार्क्स तुम लोगों को चाहिए, अकॉर्डिंगली विच काम करो। ध्यान रखना, जिसकी लाइफ में कोई गोल नहीं होता एक्चुअली उसकी लाइफ गोल हो जाती है। क्लियर?